आज हम लोग क्लास 12 के भौतिक विज्ञान का वैद्युत चालन का नेक्स्ट टॉपिक ओम का नियम। ओम का नियम पढ़ा जाएगा। देखिए, ओम जो थे जर्मन वैज्ञानिक हैं। ओम जो हैं जर्मन वैज्ञानिक हैं। इनका पूरा नाम है जॉर्ज साइमन ओम, जिन्होंने सन 1828 में चालकों के सिरों पर, मतलब जो चालक लिया था उनके सिरों पर, जिसे आपने सेल जोड़ते हैं चालक पे, वही चालकों के सिरों पर लगाए गए विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित धाराओं का अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद उन्होंने एक नियम प्रतिपादित किया जिसे हम लोग ओम के नियम से जानते हैं। ओम का नियम आपने क्लास 10th में भी पढ़ा हुआ है, वही जस्ट डिफिनीशन 12th में भी है। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, दाब आदि में कोई परिवर्तन न हो, मतलब न उनका हमें ताप बदलना है, न दाब, ना ही आयतन, कोई परिवर्तन न हो, चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर चालक में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। ये आप 10th का भी परिभाषा वही पढ़े हुए हैं। तो मान लीजिए कि यदि किसी चालक का विभवांतर माना चालक के सिरों का विभवांतर भी है तथा उत्पन्न धारा आई हो, तो हमने मान लिया कि माना कोई चालक है जिसके सिरों का विभवांतर भी तथा उत्पन्न धारा आई हो, तो परिभाषा के अनुसार हम लोग जानते हैं V प्रोपोर्शनल I, तो V इक्वल टू I R, ये आप जानते ही। R आपका हो गया प्रतिरोध। R क्या हो गया? प्रतिरोध, जहां लोग समानुपाती नियतांक कहते हैं, जिसे चालक का वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। तो आप लिख सकते हैं R जो है चालक का वैद्युत प्रतिरोध है, ये हो गया। अगला हेडिंग देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगला जो हेडिंग है आपका ये रहेगा कि मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल अथवा अनुगमन वेग के आधार पे ओम के नियम की उत्पत्ति कीजिए। देखिए, अगला जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से पढ़िएगा। मैं कोशिश करूंगा सिंपल बताने का। अनुगमन वेग के आधार पर, अनुगमन वेग के अनुगमन, देखिए अनुगमन वेग VD आप जानते ही हैं। अनुगमन वेग को हम लोग VD कहते हैं। आधार पर ओम के नियम की उत्पत्ति। अब ध्यान से देखिएगा, इसको समझिएगा कैसे सॉल्व हुआ क्वेश्चन। सबसे पहले हमें अनुगमन वेग और धारा के बीच संबंध पढ़ा हुआ है, अनुगमन वेग विभवांतर के बीच संबंध पढ़ा हुआ है। उसी परिभाषाओं के या उसी फार्मूलों को लेके हम लोग इसका निगमन कर लेंगे और उत्पत्ति दिखा देंगे। अब देखिए कैसे शुरू करते हैं। पहले हम लोग बोलेंगे अनुगमन वेग एवं धारा के बीच में संबंध। पहला स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ से। अनुगमन वेग एवं धारा के बीच संबंध। तो अनुगमन वेग VD इक्वल टू, अब धारा I आप जानते हैं, I अपॉन में ANE, आपको याद रखना पड़ेगा ये सब। फिर दूसरा अनुगमन वेग एवं विभवांतर के बीच संबंध लिख लेते हैं। अनुगमन वेग एवं विभवांतर के बीच संबंध, ये भी फार्मूला याद होना चाहिए आपको। देखिए, इसमें V का भी नाम आएगा, V E टाउ अपॉन में ML, समीकरण नंबर 2। ये आपने पीछे से पढ़ा हुआ है, समीकरण 1 और 2 को, समीकरण 1 और 2। ये भी देखिए VD है और यह भी VD, ये दोनों इक्वल, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल। I अपॉन में ANE इक्वल टू EV टाउ अपॉन में ML।
अब देखिए आपको ओम का नियम जो हमने अभी आपको बताया कि V इक्वल टू हमने क्या पढ़ा, V प्रोपोर्शनल I, तो V इक्वल टू आई आर, तो V अपॉन में I इक्वल टू R, यही ओम के नियम है। तो वही चीज़ हमें यहाँ भी सर्च करना है। तो आप देख रहे हैं I अपॉन V भी लिख सकते हैं हम लोग, V अपॉन I भी लिख सकते हैं, ये दोनों चलता है हम लोग का। जैसे यहाँ पे हमने लिखा आपको कि V हो गया, तो I इसके अपॉन V अपॉन I इक्वल टू R, तो हम चाहे तो यहाँ V को रहने दें और I को यहाँ भेज दें। तो ध्यान दीजिए कैसे करना है। इस ml को यहाँ लिखते हैं हम लोग ml, ठीक है, और ये वैल्यू उठ के यहाँ आ गए, तो पहले से नीचे था ANE, V को यहाँ रोक के जो वैल्यू नीचे भेज देते हैं हम लोग, ठीक है। अब इसी के बाद हम V अपॉन I के रूप में देखें, यहाँ पे V को छोड़ के E और टाउ लेके आए, तो E स्क्वायर और टाउ। अब हमने क्या प्लान किया था, V मेरा यही रह गया और I यहाँ पे आ गया, ठीक। अब इस पूरे को हम नियतांक लिख सकते हैं, नीचे लिखेंगे नियत ताप पर ml अपॉन में ANE स्क्वायर टाउ, ये वैल्यू पूरा हो गया। किसी चालक के लिए नियतांक है, ठीक। तो इसका मतलब नियतांक है, इसको हटा के हम R लिख सकते हैं, वही हम लिखेंगे ही, R ही लिखेंगे, या V इक्वल टू आई आर या V प्रोपोर्शनल I। देखिए उनका नियम मिल गया हमें, ठीक है। ये आपका इंपॉर्टेंट लाइन है, वो अनुगमन वेग के आधार पे ओम के नियम की उत्पत्ति, और एग्जाम में संभवतः इसका चांस होता है। चलिए अगला टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं, वैद्युत प्रतिरोध। देखिए वैद्युत प्रतिरोध क्या होता है, पहले इसको समझ लेते हैं, तब परिभाषा बताते हैं आपको। वैद्युत प्रतिरोध, प्रतिरोध का मतलब आप जानते हैं कि जो धारा के बीच में बाधक का काम करे। अगर धारा चल रही हो तो उसमें जो बाधक का काम करता है उसी को हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। ये अभी हमने 10th में ही पढ़ा हुआ है। अब ये वैद्युत प्रतिरोध भी वही चीज़ है, वही मतलब है। पहले हम समझ लेते हैं वैद्युत प्रतिरोध कब आता है, क्या है ये। तो देखिए जब किसी चालक में धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉन के एक निश्चित दिशा में प्रवाह के कारण होता है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन निश्चित दिशा में गति करते हुए धनायन से टक्कर करते हैं, इस प्रकार चालक में बाधा उत्पन्न होती है। तो ये सब तो आप पहले से पढ़ रहे हैं, बार बार पढ़ रहे हैं कि अगर ये चालक है और हमने इसको सेल द्वारा जोड़ दिया है, ये माइनस ये प्लस हो गया, तो जब तक हम इसमें वैद्युत क्षेत्र आरोपित नहीं करते हैं तब तक ये अनियमित गति करते हैं और आपस में टक्कर करते रहते हैं। इसमें कुछ धनायन होते हैं जो आपस में टकराते हैं, टकराने के बाद यह चालक में जो धारा चलती है उसमें बाधा उत्पन्न करते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं वैद्युत प्रतिरोध। और अगर आप सिंपल वे में इसका परिभाषा लिखना चाहते हैं तो किसी चालक द्वारा धारा के प्रवाह देखिए आपको पता है बाधा उत्पन्न करता है। धारा के प्रवाह में उत्पन्न अवरोध को चालक का वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। ये हो गया फार्मूला आपको पता है, R = V/I। R को ही वैद्युत प्रतिरोध कहा जाता है। और अगर इसका मात्रक आपको करना होगा तो मात्रक एक आप तो जानते हैं ओम, वैद्युत प्रतिरोध का मात्रक, दूसरा विभवांतर का वोल्ट और धारा का एम्पियर। तो लिख सकते हैं वोल्ट प्रति एम्पियर, ये हो गया।
अब इसकी बीमा भी आप याद कर लीजिएगा, बीमा भी एग्जाम में आता है, 1 नंबर में आ सकता है, बीमा टिक में ऑप्शनल में आता है, तो आप इसको याद रखे रखिए। ml² e⁻³ a⁻²। ये देखिए आपका हो गया बीमा। ठीक है, अब अगला टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, वैद्युत प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, चालक की लंबाई। पहला टॉपिक है आपका चालक की लंबाई। R∝L, मतलब अगर आप चालक की लंबाई को बढ़ा देते हैं तो प्रतिरोध का मान भी आपका बढ़ जाता है, अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब अगर आप तार या कोई चालक अगर उसकी आप लंबाई बढ़ाएंगे तो उसमें प्रतिरोध का भी मान बढ़ जाएगा, क्योंकि अगर मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होगी तो धनायन के टक्करों की भी संख्या ज़्यादा होगी। इसलिए यहाँ पे एक लाइन आप लिख सकते हैं कि यह चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। यह चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। ये हो गया। दूसरा, इसको मान लेते हैं हम फर्स्ट, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पे। अब देखिए चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पे कैसे होगा, ये भी क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। R∝1/A, एरिया, क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती। कहने का मतलब क्षेत्रफल जितना बढ़ेगा प्रतिरोध का मान उतना ही घटेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर ये बढ़ता है तो ये घटता है, व्युत्क्रम का संबंध होता है। तो यहाँ पे एक लाइन लिख सकते हैं, यह चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो मान लीजिए अगर हम समीकरण नंबर 2 इसको मान लेते हैं, तो समीकरण 1 और 2 से अगर मैच करा दें, देखिए L/A हो जाएगा R∝L/A। अगर आप प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो R=ρ/L/A। अब देखिए जहां आपका रो क्या है, एक विशिष्ट प्रतिरोध है, एक तो नियतांक है, रो एक नियतांक है जिसे विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, जिसे विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। आप ऊपर का लिख लिए हैं, मैं उसको बोल दिया हूं। अगला आपका है चालक के ताप पर। अब देखिए ताप बढ़ाने पर चालक का प्रतिरोध बढ़ता है कि घटता है। अब इसको समझने के लिए सबसे पहले R का भी हमने फार्मूला इसके पहले जस्ट पढ़ा था, mL/n⁴ R∝1/τ। ओके, हम सबको कांस्टेंट मान लिए, टाउ और ऊपर से 1 ले लिया, इसी के आधार पे हम चलते हैं। जबकि हम जानते हैं टाउ = λ/v, क्योंकि टेम्परेचर की बात है तो आप T भी लिख सकते हैं। R∝1/τ की जगह λ/vT लिख सकते हैं, या VT/λ, R∝VT/λ। इस संबंध से हम ये कह सकते हैं कि देखिए ये T है, टेम्परेचर हो गया आपका, और ये R हो गया। ठीक है, तो इस संबंध पे हम कह सकते हैं कि ताप बढ़ाने पर चालकों का प्रतिरोध बढ़ जाता है। इस संबंध से जो हमने लिखा हुआ ऊपर का संबंध कि R∝VT/λ। देखिए टेम्परेचर R के अनुक्रमानुपाती है, अनुक्रमानुपाती में अगर आप ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध भी क्या होगा, बढ़ेगा। ये आपका चालक के ताप पे निर्भरता होगी। ये 3 है। और अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे इसमें, देखिए इतना तो आपका हो गया। अब इसके बाद जो भी टॉपिक होगा कल आपको हम पढ़ा देंगे, तब तक आप इतना तैयार करिए। धन्यवाद।